लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट 319 एक रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन चांगी एयरपोर्ट पहुंचते ही मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश और घने बादलों ने रनवे को गायब कर दिया और विजिबिलिटी जीरो होने के कारण पायलट्स को बार बार गो अराउंड लेना पड़ा। जैसे जैसे फ्यूल खत्म हो रहा था, कॉकपिट में टेंशन बढ़ने लगी। सैकड़ों पैसेंजर्स अनजान थे कि उनकी जिंदगी सिर्फ कुछ मिनट्स के फैसलों पर टिकी थी। क्या पायलट्स इस प्लेन को सेफली लैंड करा पाए या यह फ्लाइट एक ट्रेजेडी बनने वाली थी? यह है सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट 319 की सच्ची कहानी। 25 अक्टूबर 2022 की शाम लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट रनवे के पास रेडी खड़ी थी। इसका सफर लंबा था, लगभग 13 घंटे का, सीधा सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट तक। टेक ऑफ से पहले कॉकपिट ब्रीफिंग में पायलट्स ने रूट और वेदर रिपोर्ट्स चेक की। सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय सिंगापुर में आने वाले एक छोटे से तूफान की वार्निंग के। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान ज्यादा देर नहीं रुकने वाला था, इसलिए पायलट्स ने इसे एक मैनेजेबल रिस्क समझकर आगे बढ़ने का फैसला किया। सिर्फ सेफ्टी के लिए 3 अल्टरनेट एयरपोर्ट्स डिसाइड किए गए: पाया लेबर, कुआलालंपुर और सेनाई। अगर सिंगापुर में लैंडिंग पॉसिबल न हो तो प्लेन इनमें से किसी एक जगह डाइवर्ट किया जा सकता था। आमतौर पर अल्टरनेट एयरपोर्ट्स पर मौसम बेहतर होता है, लेकिन यहाँ सिचुएशन ट्रिकी थी। तूफान का पैटर्न अनस्टेबल था, जो किसी भी वक्त अपनी डायरेक्शन और इंटेंसिटी बदल सकता था, और यही अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन आगे आने वाले हालात के लिए पायलट्स का हर सेकंड अलर्ट रहना जरूरी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्यूल मैनेजमेंट फ्लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी होती है। प्लेन में 1,06,000 किलो फ्यूल भरा गया था, जिसमें नॉर्मल ट्रिप के साथ साथ कंटिजेंसी फ्यूल भी शामिल था, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटा जा सके। सरफेस लेवल पर देखा जाए तो फ्लाइट हर तरह से पूरी तरह प्रिपेयर्ड थी। कॉकपिट में उस दिन एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी। कैप्टन 55 साल के थे और उनके पास 13,400 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। सिर्फ बोइंग 777 ही उन्होंने 10,000 घंटों से भी ज्यादा उड़ाया था। मतलब इस एयरक्राफ्ट को वो लिटरली अंदर तक समझते थे। उनके साथ थे एक 30 साल के फर्स्ट ऑफिसर, जो काफी यंग थे लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी बोइंग 777 पर 2,200 घंटों से ज्यादा का टाइम स्पेंड किया था। फ्लाइट से पहले प्लान क्लियर था। फर्स्ट ऑफिसर एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे और कैप्टन हर मूव को मॉनिटर करेंगे। सब कुछ परफेक्टली सेट था, लेकिन कभी कभी इतनी सॉलिड प्रिपरेशन के बाद भी एक छोटी सी चीज सब कुछ बदल देती है। जिस एयरक्राफ्ट को वो उड़ाने वाले थे वो था बोइंग 777, एक पावरफुल जेट जो आसानी से हजारों किलोमीटर का सफर कवर कर सकता है। कुछ ही देर में 280 पैसेंजर्स बोर्डिंग खत्म कर चुके थे। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, और फिर रात के 8:06 पर प्लेन ने हीथ्रो से स्मूथली टेक ऑफ किया। शुरुआती सफर बिल्कुल शांत था। प्लेन ने स्मूथली क्लाइंब किया और जल्द ही अपनी क्रूजिंग हाइट पर पहुंच गया। सभी सिस्टम्स नॉर्मल और कंट्रोल में थे। जब फ्लाइट यूरोप से बाहर निकल रही थी तो उन्हें एटीसी की तरफ से कुछ शॉर्टकट्स मिल गए। इसका मतलब था फ्लाइट अपनी एक्सपेक्टेड टाइमिंग से लगभग 30 मिनट पहले सिंगापुर पहुंच सकती थी, और सबसे अच्छी बात, फ्यूल भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा बचा हुआ था। इस पॉइंट पर सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था जैसे ये एक टेक्स्ट बुक फ्लाइट हो, लेकिन आगे चीजें इतनी स्मूथ रहने वाली नहीं थी। कुआलालंपुर के कंट्रोल जोन में आते ही एटीसी ने रनवे टू 0 पर ILS अप्रोच के जरिए लैंडिंग के इंस्ट्रक्शंस दी। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, पर फिर भी हर स्टेप को परफेक्ट रखना जरूरी था। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत स्पीड, एल्टीट्यूड और डिसेंट की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसे कैप्टन ने पूरी सतर्कता से मॉनिटर और रिव्यू किया, ताकि कोई छोटी सी गलती भी ना हो। इस वक्त सबसे क्रूशियल चीज चेक की गई, फ्यूल। एयरक्राफ्ट में लगभग 60 टन फ्यूल बचा था, जबकि रूल्स के हिसाब से फाइनल रिजर्व 3 टन होना चाहिए था। नंबर्स के हिसाब से सिचुएशन सेफ जोन में थी, लेकिन एविएशन में हर चीज कैलकुलेशन से नहीं चलती। कभी कभी ग्राउंड रियलिटी आपकी कैलकुलेशन से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, और वो ये कि अगर डेस्टिनेशन पर मौसम खराब हो, रनवे बिजी हो या विजिबिलिटी जीरो हो जाए, तो पायलट्स और एटीसी मिलकर सिचुएशन हैंडल करते हैं। ऐसे वक्त में अक्सर प्लेन को होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया जाता है। होल्डिंग पैटर्न का मतलब है हवा में एक गोल चक्कर लगाना, बिल्कुल रेस ट्रैक की तरह। एयरक्राफ्ट एक फिक्स्ड हाइट पर घूमता रहता है जब तक लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल न मिल जाए। कॉकपिट में होल्डिंग पैटर्न पूरी प्लानिंग के साथ होता है। पायलट्स सिस्टम में इनपुट देते हैं और कंप्यूटर कैलकुलेट करता है कि कितना फ्यूल बचा है और प्लेन कितनी देर हवा में रुक सकता है। इसके बाद सबसे जरूरी होता है कम्युनिकेशन। पायलट्स एटीसी से डिले का समय पूछते हैं। अगर रनवे जल्द ही क्लियर होने की उम्मीद हो तो वो होल्डिंग कंटिन्यू करके कंटिजेंसी फ्यूल यूज करते हैं, लेकिन अगर डिले लंबा हो या सिचुएशन अनसर्टेन हो तो पायलट्स को तुरंत अल्टरनेट एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है, ताकि फ्यूल इतना खत्म न हो जाए कि इमरजेंसी की नौबत आ जाए। यही क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पूरी फ्लाइट का फ्यूचर तय करती है। अब आता है वो मोमेंट जहां से सब कुछ बदलने वाला था। फ्लाइट सिंगापुर के करीब पहुंच चुकी थी। एयरक्राफ्ट 15,000 फीट से
नीचे डिसेंड कर रहा था। लैंडिंग बस कुछ ही मिनट्स दूर थी, लेकिन तभी सुबह 8:05 पर एटीसी की एक कॉल आती है। सिंगापुर एयरलाइन 319 पास्को पॉइंट पर होल्ड करो, वहां सर्कल लगाते रहो। ये सुनते ही कॉकपिट का माहौल सीरियस हो गया। फ्लाइट को होल्डिंग पैटर्न पर भेजने का कारण ये था कि जिस रनवे 20 राइट पर उन्हें लैंड करना था, वहां टेलविंड आ रही थी, यानी हवा पीछे से चल रही थी, जो लैंडिंग के टाइम बहुत खतरनाक हो सकती है। रनवे 20 राइट अब यूज नहीं हो सकता था, मतलब लास्ट मोमेंट पर रनवे चेंज करना पड़ेगा। और जब लैंडिंग के इतने करीब आकर प्लान बदलता है तो सिचुएशन कभी भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे ही एयरक्राफ्ट सिंगापुर के करीब पहुंचा, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगी। कैप्टन ने वेदर रडार पर देखा कि एयरपोर्ट के ऊपर भारी बारिश और घने काले बादल छाए हुए हैं, जैसे पूरा एरिया किसी तूफान की लपेट में हो। लेकिन असली मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं थी। ये खराब मौसम सिर्फ सिंगापुर तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि आसपास के अल्टरनेट एयरपोर्ट्स, पाया लेबर और सेनाई भी इसी स्टॉर्म के इफेक्ट में आ चुके थे। यानी अगर अब डाइवर्ट करना पड़े तो सेफ ऑप्शंस लगभग खत्म हो रहे थे। बचा था सिर्फ कुआलालंपुर, लेकिन वह काफी दूर था और इस वक्त डिस्टेंस ही सबसे बड़ा रिस्क बन सकता था। तभी कैप्टन की नजर रडार पर एक और जगह पर पड़ी, सिंगापुर के बिल्कुल साउथ में बैटम। वहां वेदर कंपैरेटिवली क्लियर था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस भी कम था। अगर वह बैटम को अपना नया अल्टरनेट बना लेते तो उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आ सकता था और शायद एक और चांस भी सिंगापुर में सेफली लैंड करने का। फ्लाइट होल्डिंग पॉइंट पर एक चक्कर पूरा करती है, तभी एटीसी से अपडेट आता है। सिंगापुर एयरलाइन 319 रनवे बदल दिया गया है, अब 02 लेफ्ट पर उतरना है, लैंडिंग की अनुमति है। कॉकपिट में वर्कलोड तुरंत बढ़ गया। फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल कैप्टन को दे दिया ताकि वो नए रनवे के लिए प्लान बना सके। अब एयरक्राफ्ट कैप्टन के कंट्रोल में था और उन्हें एक नई अप्रोच सेट करनी थी। नीचे हालात और खतरनाक होते जा रहे थे। तेजी से बढ़ती बारिश और बदलती हवाओं ने रनवे की कंडीशंस को अनस्टेबल कर दिया था। सिचुएशन इतनी गंभीर थी कि 2 और एयरक्राफ्ट्स को लास्ट मोमेंट पर अपना लैंडिंग प्लान कैंसिल करके गो अराउंड करना पड़ा। इन सब के बीच फ्लाइट 319 सीधे उस तूफान में घुस रही थी, रनवे की तरफ बढ़ते हुए। रनवे पर बारिश इतनी तेज थी कि विजिबिलिटी गिरकर सिर्फ 500 मीटर रह गई थी। पायलट्स को सामने कुछ साफ दिख ही नहीं रहा था। हालात इतनी बिगड़ चुकी थी कि एटीसी को सभी लैंडिंग्स रोकने का सख्त फैसला लेना पड़ा। फ्लाइट 319, जिसे अब तक सेफली लैंड कर जाना चाहिए था, अब भी हवा में थी और समय तेजी से हाथ से फिसल रहा था। सबसे बड़ा प्रेशर फ्यूल का था। बोइंग 777 हर मिनट करीब 100 से 130 किलो फ्यूल खर्च करता है और लैंडिंग अटेम्प्ट या गो अराउंड के वक्त तो यह कंजम्पशन और भी बढ़ जाती है। हर गुजरता मिनट सिर्फ एक इंतजार नहीं था, बल्कि उनके पास बचे ऑप्शंस की गिनती कम हो रही थी। अब सवाल बिल्कुल सीधा था, लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल। आखिर और कितनी देर तक वह हवा में रह सकते थे? 4:29 पर एटीसी से अपडेट आया, लैंडिंग में कम से कम 5 मिनट और लगेंगे, यानी उन्हें 4:34 तक हवा में रहना पड़ेगा। कॉकपिट में तुरंत कैलकुलेशन शुरू हुई। वक्त के साथ साथ फ्यूल भी खत्म हो रहा था। इसी बीच कैप्टन ने फिर से बॉटम का वेदर चेक किया। वहां हालात अभी तो ठीक थे और लैंडिंग हो सकती थी, लेकिन रडार ने एक और मुश्किल दिखा दी। सिंगापुर वाला हेवी स्टॉर्म धीरे धीरे बॉटम की तरफ बढ़ रहा था, यानी वह एक लौता सेफ ऑप्शन जो उनके पास बचा था, वह भी वक्त के साथ साथ खतरे में गिरता जा रहा था। अब उनके पास फैसला लेने के लिए वक्त बहुत कम था। हर गुजरता सेकंड उनकी सेफ्टी मार्जिन को और पतला करता जा रहा था। अब कैप्टन ने बिना वक्त गंवाए एटीसी को साफ साफ बता दिया, उनके पास सिर्फ एक और होल्डिंग का फ्यूल बचा है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन बॉटम की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। नीचे ग्राउंड पर एटीसी ने तुरंत एक्शन लिया। तंजुंग पिनांग एटीसी और बॉटम एयरपोर्ट से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया। क्या वो इस फ्लाइट को हैंडल कर पाएंगे या नहीं? लेकिन ऊपर आसमान में कॉकपिट को अभी तक कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिला था और इसी बीच एयरक्राफ्ट के 2 बड़े इंजन चुपचाप अपना काम कर रहे थे, फ्यूल को लगातार कम करते हुए। हर सेकंड के साथ प्रेशर बढ़ रहा था। आखिरकार पायलट्स ने डिसीजन ले लिया। सिंगापुर एयरलाइन 319, हम बॉटम की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। प्लेन ने अपनी डायरेक्शन बदली और बॉटम की तरफ मुड़ गए, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट बॉटम के करीब पहुंचा, एक और झटका। जहां अभी कुछ देर पहले वेदर क्लियर था, वहां अब हैवी रेन शुरू हो चुकी थी। तेज हवाएं और रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस। ये अनएक्सपेक्टेड था। कॉकपिट में टेंशन एकदम पीक पर पहुंच गई और इसी क्रिटिकल मोमेंट पर कैप्टन ने सिचुएशन अपने हाथ में ले ली। अब सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, एयरक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल उनके पास था। शाम 4:46। इस वक्त एयरक्राफ्ट के पास सिर्फ 4500 किलो फ्यूल बचा था। अब मार्जिन लगभग खत्म हो चुका था। फर्स्ट ऑफिसर ने बिना डिले किए रेडियो उठाया और एक क्रूशियल कॉल दिया, मिनिमम फ्यूल। इसका सीधा मतलब था, अब और डिले हुआ तो हम फाइनल रिजर्व फ्यूल तक पहुंच जाएंगे। ये एक वार्निंग थी, लेकिन सिचुएशन अब कंट्रोल से फिसल रही थी। सिर्फ 2 मिनट बाद कैप्टन ने खुद रेडियो अपने हाथ में लिया। उनकी आवाज अब बिल्कुल क्लियर थी, बिना किसी डाउट के। सिंगापुर एयरलाइन 319
319 मिडे, लो फ्यूल। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। सिचुएशन अब पूरी तरह से खतरनाक हो गई। बैटम एयरपोर्ट से उन्हें फौरन लैंडिंग क्लियरेंस मिल गई। अब सब कुछ डिपेंड करता था आखिरी अप्रोच पर। कॉकपिट का माहौल अब पूरी तरह फुल फोकस मोड में था। शाम 5 बजे के करीब विजुअल अप्रोच शुरू हुई, लेकिन तभी एटीसी से एक खतरनाक अपडेट मिला। रनवे 22 पर 30 नॉट्स की टेलविंड चल रही थी। ये टेलविंड आखिर क्यों खतरनाक थी? टेलविंड का मतलब है कि प्लेन की ग्राउंड स्पीड ज्यादा होगी, जिससे लैंडिंग के वक्त रुकना मुश्किल हो जाएगा और रनवे से फिसलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए 1600 फीट की हाइट पर जब रनवे बिल्कुल सामने था, क्रू ने एक मुश्किल लेकिन सही फैसला लिया, यानी गो अराउंड कर गए। उन्होंने लैंडिंग अबैंडन कर दी और एयरक्राफ्ट को फिर से 1800 फीट तक क्लाइंब किया। अब उन्होंने नया प्लान बनाया, रनवे के ऑपोजिट डायरेक्शन से आना, ताकि आईएलएस का उपयोग करके सेफ्टी के साथ अप्रोच किया जा सके। यह उनका अगला अटेम्प्ट था और फ्यूल की हालत देखते हुए शायद आखिरी। अब कॉकपिट में माहौल पूरी तरह से इंटेंस हो चुका था। जब रनवे सिर्फ 11 किलोमीटर दूर था तो कैप्टन ने एक बड़ा और कैलकुलेटेड लेफ्ट टर्न लिया, जिसका मकसद शायद तूफान के सबसे खतरनाक हिस्से से बचना या जल्दी से रनवे की लाइन में आना था। साथ ही उन्होंने ऑटो लैंड सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, जो कि खराब विजिबिलिटी में एक आखिरी उम्मीद थी। लेकिन ऑटो लैंड के लिए एयरक्राफ्ट का आईएलएस पाथ पर होना और 600 फीट की हाइट पर पूरी तरह स्टेबल होना बहुत जरूरी था। इतने प्रेशर और खराब मौसम में ये सब कुछ एक साथ मेंटेन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। नॉर्मल कंडीशंस में एक प्लेन को रनवे से 5 नॉटिकल माइल्स पहले आईएलएस सिग्नल लॉक कर लेना चाहिए, ताकि अप्रोच स्मूथ और स्टेबल रहे। लेकिन यहाँ फ्लाइट 319 के लिए सब कुछ बहुत अलग था। उन्होंने सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स पहले आईएलएस पकड़ने की कोशिश की, वो भी तब जब प्लेन की स्पीड और डिसेंट रेट काफी ज्यादा थी। प्लेन 1300 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आ रहा था और उसका बैंक एंगल 15 डिग्री से ऊपर था, जो कि इतनी कम हाइट पर काफी खतरनाक होता है। शाम 5:05 पर फर्स्ट ऑफिसर ने फाइनली रनवे देख लिया, लेकिन तेज बारिश अब भी एक बड़ी रुकावट बनी हुई थी। कैप्टन ने मैनुअल कंट्रोल लेकर प्लेन को रनवे की सेंटर लाइन पर लाने का स्ट्रगल जारी रखा। सिचुएशन अपने सबसे खतरनाक मोड पर थी। जैसे ही कैप्टन ने ऑटो लैंड के लिए ऑटो पायलट एक्टिवेट करने की कोशिश की, स्क्रीन पर नो ऑटो लैंड की वार्निंग फ्लैश हुई। ये इस बात का सबूत था कि एयरक्राफ्ट का फ्लाइट पाथ रनवे से काफी हट चुका था और ऑटो पायलट को स्टेबलाइज होने का जरूरी वक्त ही नहीं मिला था। और 500 मीटर्स की लिमिटेड विजिबिलिटी ने लैंडिंग को और भी मुश्किल बना दिया था। जब एयरक्राफ्ट जमीन से सिर्फ 132 फीट ऊपर था, तब कैप्टन ने बिना किसी देरी के गो अराउंड का फैसला लिया। टोगा बटन प्रेस करते ही दोनों इंजन ने पूरी ताकत से धक्का दिया और प्लेन ने वापस आसमान की तरफ उड़ान भरी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा और डरावना सवाल यही था, क्या इतनी बार होल्ड और गो अराउंड करने के बाद उनके पास अगले अटेम्प्ट के लिए फ्यूल का एक भी बूंद बचा था? गो अराउंड के बाद फ्यूल की स्थिति अब रेड जोन में पहुंच चुकी थी। बोइंग 777 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट को फुल पावर पर क्लाइंब करने के लिए भारी मात्रा में फ्यूल चाहिए होता है, और इस दूसरे गो अराउंड ने फ्यूल रिजर्व्स को खतरनाक हद तक कम कर दिया था। अब सिर्फ 2000 किलो या उससे कम फ्यूल बचा था, जो कि एविएशन में एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। इस फ्यूल लेवल पर होल्डिंग पैटर्न में रहना या बार बार लैंडिंग की कोशिश करना अब पॉसिबल नहीं था। हर गुजरता सेकंड इंजन्स को फ्यूल सप्लाई कर रहा था और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो अगली बार में लैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए या फिर एयरक्राफ्ट के पास किसी भी तरह का बैकअप ऑप्शन नहीं बचेगा। पायलट के लिए अब ये सिर्फ एक लैंडिंग अटेम्प्ट नहीं, बल्कि सर्वाइवल का फैसला बन चुका था। अब वक्त हो चुका था शाम के 5:09 और सच यह था, उन्हें लगभग 46 मिनट पहले लैंड कर लेना चाहिए था। यानी अब फ्लाइट शेड्यूल के हिसाब से नहीं, फ्यूल और सर्वाइवल के हिसाब से चल रही थी। इस वक्त एयरक्राफ्ट 3000 फीट पर था और रनवे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, यानी अब सब कुछ लाइटनिंग फास्ट होना था। परफेक्ट टाइमिंग, जीरो मिस्टेक। तीसरी अटेम्प्ट शुरू होती है। जैसे ही एयरक्राफ्ट बादलों से बाहर आता है, एक और शॉक। प्लेन रनवे से काफी ऊपर था। कैप्टन ने तुरंत नोज डाउन किया, एयरक्राफ्ट को जल्दी नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन डिसेंट बहुत एग्रेसिव हो गया, 1400 फीट प्रति मिनट। और फिर कॉकपिट में एक डरावनी आवाज गूंजी, Sink rate, pull up। ये वार्निंग इग्नोर नहीं की जा सकती। और फिर तीसरी बार भी डिसीजन लेना पड़ा, गो अराउंड। इस बार सिर्फ 212 फीट की हाइट से। लेकिन अब एक और सच सामने था, फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था। फ्लाइट 319 का यह सफर एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन चुका था। 2000 फीट
फीट पर स्टेबल होने के बाद कैप्टन ने विजुअल टीयर ड्रॉप अप्रोच का जो रिस्क लिया वह उनकी ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट का अल्टीमेट टेस्ट था। इस अप्रोच में प्लेन को एक स्पेसिफिक कर्व में मोड़ा जाता है ताकि वह बिना किसी लंबे सर्कल के सीधे रनवे के साथ अलाइन हो सके। 1000 किलो से कम फ्यूल का मतलब था कि इंजन्स के पास अब सिर्फ कुछ ही मिनट का लाइफ ब्लड बचा था। जब कैप्टन ने टेलविंड की वार्निंग के बावजूद लैंडिंग का फैसला लिया तो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि अब इंतजार करने का मतलब इंजन का बंद होना है। शाम 5:19 पर जब व्हील्स रनवे को छुए तो यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं बल्कि एक मिरेकल था। पैसेंजर्स के लिए शायद ये सिर्फ एक लेट फ्लाइट थी, लेकिन कॉकपिट में मौजूद क्रू जानता था कि उन्होंने कितनी तेज रेस फ्यूल के खिलाफ जीती है। जब प्लेन रुका तब फ्यूल पंप्स के लिए जरूरी मिनिमम लेवल भी शायद खत्म होने वाला था। इस कहानी का हर पहलू यह दिखाता है कि कैसे एक्सट्रीम प्रेशर, टेक्निकल स्किल और एक सही वक्त पर लिया गया बोल्ड डिसीजन हवा में एक बड़ी ट्रेजेडी को टाल सकता है।